नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सफलता मंच। साथियों, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समुच्चय सिद्धांत। और इस टॉपिक से जुड़े हुए जो टॉपिक हैं, समुच्चय सिद्धांत है, संबंध है, फलन है, ये सारी चीज़ें जो हैं क्लास 11th और 12th में दी हुई हैं। और ये टॉपिक मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि शिक्षक इसे बाद के लिए छोड़ देते हैं, बोले बाद में करवा देंगे, समझ में आसानी से नहीं आता, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाद में करवा देते हैं और छात्रों का वो टॉपिक हमेशा के लिए कमज़ोर रह जाता है। तो आज हम इसे शुरू कर रहे हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि इसे बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और उस अंदाज में बताएंगे कि वीडियो देखने के बाद इस पूरे टॉपिक में आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। और ये पूरे टॉपिक 11th और 12th इनके जो जितने भी सवाल हैं उन सभी टॉपिकों को हमें कवर करने के लिए कई वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो उसकी शुरुआत आज हमने की है। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर नॉन टेक्निकल की ही बात कर लें तो उसमें भी वेन आरेख से जो सवाल पूछे जाते हैं वो सेट थ्योरी से ही निकल के आते हैं। तो आज हम इस समुच्चय को पढ़ेंगे। इसका जो पहला टॉपिक होता है वो है समुच्चय। इसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आज। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि समुच्चय क्या है। और दूसरा टॉपिक है समुच्चय का प्रदर्शन कैसे करें। समुच्चय का प्रदर्शन में हम ये सीखेंगे समुच्चय निर्माण की कितनी विधियां हैं, किन तरीकों से लिखा जाता है, क्या क्या संकेत होते हैं, वो सारी चीज़ें हम समुच्चय के प्रदर्शन में सीखेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा रिक्त समुच्चय का, जिसे समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम रिक्त समुच्चय को इसी वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे उप समुच्चय पर, उप समुच्चय, और फिर आएगा घात समुच्चय, और लास्ट आज का टॉपिक होगा सार्वत्रिक समुच्चय। तो ये टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और उम्मीद करते हैं हम कि ये सारे टॉपिक यहाँ पढ़ने के बाद आप अपनी किताब उठाइए, उसके क्वेश्चन जो है उनको लगाने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी प्रश्न जो है वो छूटेगा नहीं। तो चलते हैं, सबसे पहला टॉपिक ले लेते हैं हम कि समुच्चय क्या है। तो जब समुच्चय की बात करते हैं कि व्हाट इज द सेट, सेट क्या है, तो सेट की जो सामान्य शब्दों में अर्थ कहें तो सेट होता है एक कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन, एक संग्रह है। जो भी हमारी कुछ वस्तुएं दी हुई हैं उनमें से कुछ विशेष वस्तुओं का एक संग्रह। तो इसकी जब परिभाषा की बात करेंगे, एक एक शब्द को डिकोड भी करेंगे, तो परिभाषा इसकी ये कहती है समुच्चय की कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट, कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह। अब इसमें तीन शब्द हैं, एक है वस्तु और दूसरा है परिभाषित, सुपरिभाषित, और तीसरा है समूह। इन सभी तीनों शब्दों को अगर हम समझ लेंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बात तो यह कि वस्तु में क्या आएगा। वस्तु में कोई भी वस्तु भी हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है, जानवर हो सकते हैं, या संख्याएं हो सकती हैं। ये सारी चीजें जो है उन्हें हम वस्तु कहेंगे। उसके बाद आएगा समूह। समूह कलेक्शन, आप समझ रहे हैं कि समूह क्या होता है। सबसे बड़ी बात आती है सुपरिभाषित की, कि वो चीज जो है, जो भी हम संग्रह कलेक्शन कर रहे हैं वो सुपरिभाषित है या नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ सुपरिभाषित होगी और कौन सी सुपरिभाषित नहीं होगी। और यहीं से हम ये निकालेंगे कि कौन सी जो कलेक्शन है हमारे वो सेट हैं और कौन से कलेक्शन सेट नहीं हैं। और उनसे हम एक इम्पोर्टेंट बात बताएंगे कि उसको हम
पकड़े कैसे उस बात को। तो जैसे एक सवाल आता है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। ये देखिए, ये एक सवाल है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय। अब जे अक्षर से कौन कौन से महीने प्रारंभ होते हैं? जनवरी है, उसके बाद जून है, या जो भी हैं, तो वो महीने जो प्रारंभ हो रहे हैं वो गिने हुए हैं। यहां बात हम करेंगे सुपरिभाषित की। तो सुपरिभाषित में हम ये जानेंगे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर और दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति पर जाने पर हमारी परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं आए, हमारे कलेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आए, तो हम उसे कहेंगे क्या? सुपरिभाषित, यानी वेल डिफाइंड। और इसको हम यहां से देखेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के संग्रह की जब हम बात करेंगे तो एक व्यक्ति को पूछा जाए वो भी बताएगा, बोले जनवरी हो सकता है, जून हो सकता है। दूसरे को भी पूछा जाए वो भी यही बताएगा, तीसरे को भी पूछा जाए वो भी यही बताएगा। तो ये इस तरह का जो कलेक्शन होगा वो हमारा होगा सुपरिभाषित, और जो सुपरिभाषित समूह होगा वो सेट होगा। ये क्या है? दिस इज ए सेट। आगे बात करते हैं कि तो जब हम बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ लेखकों का संग्रह की बात करेंगे हम, तो लेखक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कौन कौन से हैं, ये अगर एक व्यक्ति को पूछा जाएगा तो वो किसी और के नाम बता सकता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, दूसरे को पूछा जाएगा तो वो किसी और का नाम बता सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर्सन टू पर्सन जो है हमारी जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, अर्थात ये सेट नहीं होगा। ऐसे ही कुछ और ले लेते हैं कि तीसरा एक हमने ले लिया कि एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब समझिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्याएं हम जानते हैं कि एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनगिनत होती हैं। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि एक से छोटी प्राकृतिक संख्या, एक से छोटी मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 0। तो क्या ये सेट है? हम कह रहे हैं कलेक्शन। तो ये अब देखें, तो हमें यह जानना होगा कि हमारी जो वेल डिफाइंड की डेफिनेशन है वो यहाँ फुलफिल हो रही है या नहीं। तो हम देखेंगे कि एक व्यक्ति को पूछा जाए, बोले एक से छोटी प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं? बोले नहीं होती हैं। दूसरे को पूछा जाए वो भी कहेगा नहीं होती हैं। तीसरे को पूछे वो भी कहेगा कि नहीं होती है। मतलब पर्सन टू पर्सन यहाँ डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये सेट होगा, भले ही इसमें एलिमेंट हमारे, इसमें रहने वाले जो सदस्य होंगे वो शून्य हों। शून्य का मतलब कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं होगा। और ऐसे ही सेट को हम आगे चल के पढ़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? रिक्त समुच्चय, नल सेट। तो ये बात आई हमारी इसकी, तो ये सेट होगा। इसके बाद अगर हम कुछ और ले लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों की बात करेंगे, फिर चाहे अब वो भारत में करें चाहे दुनिया में करें, और हमें अगर 11 बल्लेबाज छांटने हैं तो एक व्यक्ति को पूछो वो किसी और 11 को बता देगा, दूसरे व्यक्ति को पूछो तो वो किसी और 11 को बता देगा।
कहने का मतलब यहाँ पर्सन टू पर्सन हमारी डेफिनेशन चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता है वो हमारा सेट भी नहीं हो सकता, और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होते हैं वो सेट होते हैं। अब समझेंगे कि कुछ और चीज़ें अगर हम लेना चाहें इसमें, जैसे भारत के अब तक के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो हम पूरी लिस्ट बना लेंगे। एक व्यक्ति को पूछें चाहे 10 व्यक्ति को पूछें तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। लेकिन यहीं लगा दिया जाए कि भारत के अच्छे प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, यहाँ समस्या हो गई। भाई कोई व्यक्ति किसी प्रधानमंत्री को अच्छा मानता है, कोई व्यक्ति किसी प्रधानमंत्री को अच्छा मानता है, तो ये क्या हो गया कि ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब यहाँ से मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि कौन सा वेल डिफाइंड होगा और कौन सा वेल डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक कर रहे हैं क्वांटिटी की और एक कर रहे हैं क्वालिटी की। दो बातें हमारे सामने हैं, एक है क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब मात्रा, और एक है गुण। ये दो बातें हम कर रहे हैं सेट में। आप देख लीजिए, जैसे प्रारंभ होने वाले जो महीने होंगे वो कुछ होंगे, उनकी कुछ गिनती, चाहे अनगिनत हो सकते हैं या गिनत भी हो सकते हैं, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनको हम प्रयास कर सकते हैं, वो अलग कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटी की बात है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ क्या है, ये क्या है, ये क्वालिटी है। तो जब सर्वश्रेष्ठ की बात आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, क्वालिटी। ऐसे ही यहाँ से देखें, फिर क्वांटिटी और ये सर्वश्रेष्ठ आ गया, फिर क्वालिटी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो वो सेट होगा, और क्वालिटी की बात करेंगे तो वो सेट नहीं होगा। क्वालिटी में हम देखेंगे अच्छा हो, बुरा हो, या फिर सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे कमज़ोर हो, तो ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो हम उसे वेल डिफाइंड नहीं मानेंगे, तब उसे हम सेट नहीं कह सकते। और जब क्वांटिटी की बात आएगी तो वो सारी जो कलेक्शन होंगे हमारे वो सेट होंगे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सेट के लिए, जिसमें हम ये जानेंगे कि समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो जब समुच्चय के प्रदर्शन की बात आती है तो हम ये देखेंगे, मान लें कि कोई भी एक कलेक्शन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। यहीं से कई चीजें बताने वाला हूं। पहली बात तो ये कि कोई भी सेट हम लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से उसे डिनोट करेंगे। हो सकता है उसमें दिया हो कि ये सेट इससे हमें डिनोट करना है, इस अक्षर से। हो सकता है सवाल में ना दिया हो तो अपनी मर्जी से एज्यूम करेंगे, लेकिन कैपिटल लेटर से। एक बात। दूसरी, उसके बाद ये करली ब्रैकेट लगाएंगे, मझला कोष्ठक लगाएंगे, उसके अंदर हम रखेंगे उस फैमिली के सदस्यों को। ठीक है ना। हमेशा अगर हम यहाँ इसकी जगह ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे तो ये सेट नहीं माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, जो हम एलिमेंट लिखेंगे, ये जो सेट के अंदर जो भी चीजें हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जो कलेक्शन में वस्तुएं हैं, उनको हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट, या कहें तो अवयव, हिंदी में कहेंगे तो अवयव। और सभी अवयवों को कॉमा से अलग करते हैं, ऐसे करके कॉमा जरूर लगाएंगे, सबको अलग अलग लिख देंगे। ऐसे ही एक चीज और बताना चाहूँगा मैं कि किसी भी एलिमेंट को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक बात आती है कि एक शब्द लिखा है MATHEMATICS, मैथमेटिक्स, और ये कहा जाए कि इसके जो वर्ड हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उनका एक सेट बनाओ। तो मान लें अल्फ़ाबेट का सेट ये बनेगा, तो पहले M है, फिर A है, फिर T है, फिर H है, फिर E है, फिर M।
अब यहाँ दोबारा m लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम केवल एक ही बार m रखेंगे, उसके बाद a हमारे पास है, उसके बाद t हमारे पास है, I नहीं है, C नहीं है और S भी नहीं है। तो इस तरह से इसके जो है एलिमेंट हम लिख देंगे। एक और बात कि जो भी अवयव लिखते हैं, एलिमेंट लिखते हैं, और अगर वो अंग्रेजी वर्णमाला से लिखे जा रहे हैं तो उनको हम स्मॉल लेटर से लिखने की कोशिश करते हैं। कई बार ये होगा कि कुछ नाम ही दिए हैं अक्षरों के कैपिटल, तो वो कैपिटल भी लिखना पड़ेगा, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम प्रयास करेंगे कि स्मॉल लेटर में ही लिखें। ये बात आ गई समुच्चय के निर्देशन की। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ये बताने के लिए कि ये सेट है, या ये सेट का मतलब ये पूरी एक फैमिली है और उस फैमिली के सदस्य ये हैं। तो अगर हमें पूछा जाएगा कि भैया 3 का पता बताओ कि 3 कौन है, तो 3 किनका बेटा है या किस फैमिली का सदस्य, हम ऐसे ही तो डिनोट करते हैं। तो 3 जो है वो A का सदस्य है। समझिए 3, और इस शब्द को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। 3 बिलोंग्स टू A, मतलब 3 A का सदस्य है, 3 A से संबंधित है। ये यहां से परिभाषा एक बनेगी। ऐसे ही अगर कहा जाए 4 बिलोंग्स टू A, ऐसे ही कहा जाए कि 6 बिलोंग्स टू A, हम देखेंगे कि यहाँ 5 के बाद जो 6 एलिमेंट है वो इसमें नहीं है। जब नहीं है तो इसे ऐसे निर्देशित नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि 6 A का सदस्य नहीं है, तो इसे हम काट देंगे। तो 6 नॉट बिलोंग्स टू A। इस तरीके से हम इन्हें निर्देशित करेंगे। सेट को कैपिटल अक्षर से, अवयवों को स्मॉल अक्षर से, करली ब्रैकेट में लिखेंगे, एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, और उसके बाद अगर बिलोंग्स टू की बात आ जाए, परिवार में रहने और न रहने की बात आ जाए, तो जो है उसमें उस सेट में उसके लिए बिलोंग्स टू लगाएंगे, और जो नहीं है उसके लिए नॉट बिलोंग्स टू का इस्तेमाल हम करेंगे। अब अगली बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है समुच्चय को कितनी विधियों से निर्देशित किया जाता है। समुच्चय निर्माण की जब विधियों की बात करते हैं हम, तो समुच्चय निर्माण की 2 विधियां होती हैं। एक होती है या तो सारणियन तालिका रोस्टर विधि, और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। इन दोनों विधियों को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि जो सारणियन विधि है, जो तालिका विधि है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे एलिमेंट हैं उनको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे कहीं लिखा हो, मान लीजिए कोई एलिमेंट है A बराबर 1 2 3 4, एक सेट है A बराबर 1 2, A जो है सेट वो क्या है 1 2 3 4। अब देखें यहाँ से हम क्या देखेंगे कि अब बात करें हम, ये तो हुई तालिका विधि। इसमें क्या किया हमने कि एक टेबल में सभी एलिमेंट को लिख दिया। दूसरी आती है समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि एक टेक्निकल विधि है। टेक्निकल विधि में हम क्या देखेंगे कि जब इसी सेट को हम A बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें हमें लिखना होता है इस सेट का गुण, प्रॉपर्टी। ये है क्या, अगर हमें संख्याएं ना लिखी हो तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखते हैं कि x, कि A सेट में x कोई एलिमेंट है, पहली बात, और x सच दैट x। देखिए इस 2 बिंदियों को पढ़ते हैं सच दैट, या हिंदी में कहें तो ऐसा है कि, ऐसा है कि x सच दैट, या x ऐसा है कि x जो है वो क्या है कि एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्याएं लिखी है, देख लीजिए।
और एक और बात हमें लिखनी होगी कि x लेस देन 5। बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। मैं इसको निर्माण से पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं कि जैसे मैंने बताया था कि जो सेट हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं। तो एक सेट हम एन बनाएंगे, मैथमेटिकल सेट इन्हें कहेंगे। और एन का मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कोई कहे कि एन जो सेट है वो क्या होगा कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब कि इस सेट में अनगिनत एलिमेंट होंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमें यह पता है 1 से शुरू होती हैं क्रम से। तो n जब भी आएगा इसका मतलब हमारी ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं। ऐसे ही और भी सेट हो सकते हैं, जैसे r आएगा तो ये हो जाएगा वास्तविक संख्याएं। क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्याएं। z हो जाएगा z पूर्णांक। z क्या होगा? पूर्णांक। ये जब जब आएंगे तब हम बता देंगे, वास्तविक संख्या या पूर्णांक संख्या। तो ये इस तरह के सेट जब जब आया करेंगे हम तब सवाल में ही आपको बता दिया करेंगे। आप ये देखेंगे कि हमने ये लिखा कि a जो सेट है उसमें x कोई एलिमेंट है, वो ऐसा है, सच दैट का मतलब ऐसा है कि जो x है वो एक नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कौन सी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 चलते जाएंगे हम। अब लेकिन हमें तो कहां तक जाना था? 4 तक। तो भाई हमें एक लिमिट लगानी पड़ेगी, बाउंड्री करनी पड़ेगी कि x इज लेस देन 5, x 5 से छोटा होगा, तब जाके हम इस पूरी परिभाषा को पूरा करेंगे। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि x लेस देन और इक्वल टू 4, x लेस देन और इक्वल टू 4। कहने का मतलब x 4 से छोटा भी और 4 के बराबर भी, क्योंकि 4 के बराबर भी चाहिए। जो लास्ट एलिमेंट लेते हैं उसके लिए लेस देन इक्वल टू लगा सकते हैं, और अगर लास्ट से एक ज़्यादा ले लो तो उससे बिल्कुल छोटा कर दीजिए। भाई 5 से छोटा का मतलब 4 ही आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और उसके बाद ये देखेंगे कि अगर लास्ट वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू दोनों ही लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से हम दोनों विधियों से एक ही समुच्चय को लिख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टफ विधि की क्या जरूरत है, इसे ही क्यों नहीं लिखने देते? इसमें आसान है, सीधे सीधे लिखते जाएंगे। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। महत्व क्या है कि जब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 एलिमेंट अगर होंगे तो हम बड़े आराम से करली ब्रैकेट में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास एलिमेंट जो हैं वो कितने हों, 100 200 500 1000, तब हम कैसे लिखेंगे? क्या कॉमा लगाते लगाते पूरा पेज भरेंगे? नहीं भर सकते। जब पूरा पेज नहीं भर सकते तो हम क्या करेंगे कि उन संख्याओं में एक प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, एक गुण ढूंढेंगे, जिससे हम ये बता पाए कि ये जो सेट है उसमें इस तरह की संख्याएं हैं। अब एक दूसरा सेट ले लेते हैं कि b बराबर लिखा है कहीं क्या कि A E I O U, AEIOU। ये हम देख रहे हैं इसमें एलिमेंट तो 5 हैं, लेकिन 5 एलिमेंट हैं क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, स्वर देख लो AEIOU। बस इसको हम अगर यहाँ लिखेंगे तो b बराबर हो जाएगा कि x ऐसा है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। बस
करली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो यहाँ क्या किया, यहाँ तो हमें लेस देन इक्वल टू लगाना भी पड़ा, यहाँ हमने वो सीधी सीधी प्रॉपर्टी लिख दी कि ये x क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इस तरीके से हम समुच्चय निर्माण की दोनों जो विधियां हैं उन्हें एक विधि को दूसरी विधि में चेंज कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं हम। देखिए एक अगला हमने उदाहरण लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि c इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है और एक कंडीशन दी हुई है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। समझिए, अब इसमें हम एलिमेंट लिखेंगे, इसे हम सारणियन विधि से लिखने की कोशिश करते हैं। ये समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ है। तो पहली बात तो हम पूर्णांक की बात करेंगे और हम पूर्णांक में हम ये देखेंगे, देखिए जो पूर्णांक होते हैं इंटीजर होते हैं वो माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं, धन पूर्णांक भी हो सकते हैं और ऋण पूर्णांक भी हो सकते हैं। तो देखें हमें चाहिए कि उस संख्या का जो स्क्वायर है वो 4 से या तो छोटा हो या 4 से बड़ा, 4 के बराबर हो। तो देखें मान लीजिए एक संख्या है हमारे पास -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, +1 जो 4 से छोटा है। एक संख्या आएगी -2, -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4, +4 का मतलब 4 के बराबर, सही है। उसके बाद 1 और 2, ये एलिमेंट इसमें हो गए। इन सब का अगर स्क्वायर करेंगे वो 4 के या तो बराबर आएगा या 4 से छोटा। तो ये देखिए ये हमारी गुण विधि हो गई या समुच्चय निर्माण विधि हो गई और ये हो गई हमारी सारणियन या तालिका रोस्टर विधि। तो इस आधार पर आप अपनी एक्सरसाइज के सभी सवालों को करने की कोशिश करेंगे और जो सवाल नहीं आते हैं उन सवालों को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि सर ये सवाल नहीं आ रहे हैं, हम उनका अलग से वीडियो फिर से बना के आपको हम करा देंगे। चलते हैं आगे। प्रकार, जब समुच्चय के प्रकार की बात आती है तो एक सबसे बड़ी बात आती है कि शून्य समुच्चय। शून्य समुच्चय यानी नल सेट। ऐसे ही एक दूसरा हम पढ़ेंगे परिमित समुच्चय। और तीसरा पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय। इनको जानना है, कुछ खास नहीं है इसमें। और चौथा पढ़ेंगे क्या, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। और एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये प्रकार में तो नहीं आएगा, उसे हम पढ़ेंगे समान समुच्चय। सबकी परिभाषा में मौखिक रूप से बताऊंगा और ज्यादा आपको समझने की भी उनमें जरूरत नहीं है, चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखिए शून्य समुच्चय वो होगा जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो। ऐसा एक उदाहरण मैं आपको बता चुका हूं, जैसे 1 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय क्या होगा, शून्य, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। दूसरी बात, एक और उदाहरण दे दें कि रात में निकलने वाले सूर्यों का समुच्चय। अब रात में कोई सूर्य निकलता है, बोले नहीं निकलता, तो ये भी कैसा होगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। हमारे पास डेफिनेशन तो है, वेल डिफाइंड है, लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जब एलिमेंट नहीं है तो और इसे जब हम डिनोट करेंगे तो क्या होगा, इसे हम फाई से डिनोट करेंगे। काय से डिनोट करेंगे, फाई, 0 बना के काट देंगे तो वो फाई बन जाता है। और या फिर इसे लिखेंगे ब्लैंक करली ब्रैकेट, खाली। तो ये क्या है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं कि अगर कहीं लिखा हो फाई और करली ब्रैकेट के अंदर बंद हो, तो अगर कोई पूछे क्या ये रिक्त समुच्चय है, नहीं।
अगर आप फाई देखेंगे तो कहेंगे बोले रिक्त समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समुच्चय में एक फाई नाम का एलिमेंट है। इस समुच्चय में एक फाई नाम का एलिमेंट है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय तभी होगा या तो अकेला फाई लिखा हो या अकेला करली ब्रैकेट जो है वो लगा हो। ये बात आई शून्य समुच्चय की। अगली बात करते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय सभी वे समुच्चय होते हैं जिनके अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल होते हैं। जैसे कक्षा में बैठे हुए छात्रों का समुच्चय काउंटेबल है। गांव में घरों का समुच्चय काउंटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही और भी समुच्चय हो सकते हैं कि 100 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय काउंटेबल है। ये इस तरह से हम जो काउंट कर सकते हैं जिन चीजों को, वो परिमित समुच्चय होते हैं। उसके बाद आती है अपरिमित समुच्चय की। तो अपरिमित समुच्चय वे होते हैं जिनके अवयवों की संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते। इतनी संख्या होती है कि हम उन्हें काउंट नहीं कर पा रहे, तो वो अपरिमित समुच्चय होते हैं। जैसे आसमान में तारों का समुच्चय। आसमान में तारे गिनती करनी पड़ेगी, हम कितनी भी कोशिश कर लें नहीं गिन सकते, तो ये अपरिमित समुच्चय हो गया। इस तरीके से ये परिमित और अपरिमित समुच्चय समझ में आ गए। शून्य समुच्चय में समझा चुका हूं। एकल समुच्चय की बात करते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। एक अवयव कहां हो सकता है? सोचिए अपने आप। पृथ्वी के चंद्रमाओं का समुच्चय। पृथ्वी के चंद्रमाओं का समुच्चय। पृथ्वी के चंद्रमाओं का समुच्चय कितने? एक। उसमें केवल एक चंद्रमा है, तो एक ही उसमें एलिमेंट होगा, इसलिए इसे हम कहेंगे एकल समुच्चय। एक दूसरा बताता हूं कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम होनी चाहिए संख्या, ये सम होती है, और अभाज्य भी होनी चाहिए जिसमें अपने के अलावा किसी और का भाग न जाए। तो वो ऐसी केवल एक संख्या है जो है 2, जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसलिए ये कैसा सेट बनाएगा? ये एकल सेट बनाएगा, सिंगलेटन सेट बनाएगा। ठीक है ना? तो ये बात आई एकल समुच्चय की। बात करते हैं समान समुच्चय। ये प्रकार तो नहीं है समुच्चय का, लेकिन हम बताते हैं इसको कि एकल ए बराबर जैसे दे रखा है 1 2 3 4, और बी बराबर दे रखा है 3 4 1 और 2। तो ये जो समुच्चय होंगे वो a = b होंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई दो समुच्चय हैं, उनके अगर एलिमेंटों की संख्या बराबर है 1 2 3 4 1 2 3 4, और जो एलिमेंट हैं वो भी समान हैं, तो ऐसे समुच्चयों को हम समान समुच्चय कहते हैं। अब ये अलग बात है कि इसमें 3 4 पहले लिखा है 1 2 बाद में लिखा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये समझना है कि जो एलिमेंट हैं वो हैं उतने ही या नहीं है, या वही एलिमेंट है। एक भी एलिमेंट चेंज हो जाएगा तो वो समान समुच्चय नहीं रहेगा। हम आते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उपसमुच्चय पर। अब देखें उपसमुच्चय क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उपसमुच्चय समझना होगा हमें कि उपसमुच्चय को आप ऐसे समझिए जैसे एक बेटे और बाप का रिश्ता होता है, ठीक उसी प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे कि a बराबर दे रखा है 1 2 3, b बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5। देखिए, तो सबसेट कब होगा, उपसमुच्चय कब होगा कि जो दूसरा सेट है
इसमें जो है पहले सेट के सारे एलिमेंट हों, इसके तीनों एलिमेंट इसमें हैं, उसके अलावा क्या है इससे हमें मतलब नहीं है। अगर इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का। ये इस तरह से चिन्ह दर्शाते हैं उपसमुच्चय के लिए, सबसेट के लिए। समझ लें कि ए बी का उपसमुच्चय है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। कहने का मतलब ये बेटा है तो ये बाप है। कहने का ये कहें कि इसके जो सारे गुण हैं वो इसमें हैं। उसके अलावा है, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम उतने जरूर हैं। तो ऐसे ही हम एक सबसेट लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी एक समझ लेंगे कि इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं कि बी सुपरसेट है ए का। सबसेट का मतलब ए बेटा है बी का, और बी सुपरसेट मतलब अधिसमुच्चय जिसे कहते हैं, अधिसमुच्चय। तो जो बी है वो बाप है किसका? ए का, या बी अधिसमुच्चय है ए का। मतलब बी में ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, होंगे जरूरी नहीं है, हो सकते हैं। यहां भी बी में ज्यादा एलिमेंट है क्योंकि ए उपसमुच्चय है, यहां बी अधिसमुच्चय है। ये सबसेट है और ये सुपरसेट है, सुपरसेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम उपसमुच्चय का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब इसी उपसमुच्चय के कॉन्सेप्ट में एक चीज और समझनी है हमें कि एक प्रॉपर सबसेट हो सकता है उचित उपसमुच्चय, कि जो ए है, जो बेटा है, या इसमें जो एलिमेंट हैं वो इससे कुछ न कुछ कम होने चाहिए तो वो उचित उपसमुच्चय होगा। और अगर बराबर हैं तो उचित उपसमुच्चय नहीं, उपसमुच्चय तो होगा लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। जैसे इसी कंडीशन में देख रहे हैं कि ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में कितने हैं? 5। ये उचित उपसमुच्चय हैं। इसके अलावा एक कंडीशन ये बन जाए कि अगर ए बराबर लिखाओ 1 2 3 4 और 5, तो और बी यही लिखा है, तो ए जो है वो उपसमुच्चय तो है बी का, लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि ये बराबर हो गया। ये क्या हो गया? बराबर हो गया। देख लीजिए, इसमें और इसमें गुण बराबर हो गए, तो अब ये उचित रिश्ता नहीं रहा। कहने का मतलब ये उचित उपसमुच्चय नहीं है। ये बात हम ध्यान रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है घात समुच्चय, उसे देख लेते हैं हम। और घात समुच्चय से ही यहां से एक नई बात निकलेगी, घात समुच्चय। इसे कहते हैं पावर सेट। और पावर सेट में होता है कि पावर सेट की जो परिभाषा होती है वो होती है किसी समुच्चय के उपसमुच्चय, उपसमुच्चयों, ऐसे लिखो, उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। समझ लीजिए इस बात को कि किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों के समुच्चय को, समुच्चय समुच्चय बार बार आ गया, बेसिक बात समझिए कि जो घात समुच्चय वो क्या है। हम एक सेट ले लेते हैं, वो है 1 2 और 3। अब ये पूछा जाए कि इसके उपसमुच्चय कितने होंगे। पहले उपसमुच्चय बना के देख लेते हैं, उसके बाद हम घात समुच्चय की बात करेंगे। तो देखिए, इसके उपसमुच्चय क्या हो सकते हैं कि 1 लिखा हो तो ये भी तो इसका उपसमुच्चय है क्योंकि इसमें ये एलिमेंट पूरा है। 2 लिखा हो वो भी हो सकता है, 3 लिखा हो वो भी हो सकता है, और 1 2 लिखा हो वो भी हो सकता है, 2 3 लिखा हो ये भी हो सकता है, 1 3 लिखा हो
ये भी हो सकता है, और 1, 2 और 3 लिखा हो, ये भी इसके उपसमुच्चय हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ लीजिए इस बात को। कहने का मतलब उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय का मतलब बेटा, उपसमुच्चय का मतलब बेटा। अब यहां देखिए, इसमें कम 1 है, ये 1 गुण वाला कोई व्यक्ति है, इसके सारे गुण इसमें हैं, कहने का मतलब इसका जो एलिमेंट है वो इसमें है, तो ये उपसमुच्चय हो गया। ये भी उपसमुच्चय है, ये भी उपसमुच्चय, ये भी उपसमुच्चय, ये दोनों इसमें हैं, ये दोनों इसमें हैं, ये दोनों इसमें हैं, ये तीनों भी इसमें हैं। अब इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें, तो ये सारे जो उपसमुच्चय हैं ये उचित उपसमुच्चय होंगे, और ये वाला उचित उपसमुच्चय नहीं होगा, ये बता चुका हूं। लेकिन समुच्चय तो होगा। अब समुच्चय जब होगा तो पावर सेट की जो परिभाषा हमारी कह रही है कि उपसमुच्चयों का समुच्चय। अब ये जो उपसमुच्चय बन गए, इनका अगर हम समुच्चय लिख दें यहां पर, तो ये बन जाएगा पावर ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, कि ये जो उपसमुच्चय हैं इनका जो समुच्चय बना। अब ये क्या बन गए? ये एलिमेंट बन गए। ये एक एलिमेंट ये है इस समुच्चय का, एक एलिमेंट ये है, एक बात और छूट रही है अभी इसमें कि भाई उपसमुच्चय की बात आई कि इससे कम गुण हो वही तो उपसमुच्चय होगा, या इसके बराबर हो जाए। अब इससे कम एक चीज और होती है, वो होती है फाई या खाली, रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय जो है वो तो सब में हो सकता है भाई, इसके सभी एलिमेंट नहीं होंगे तो इसमें भी तो रिक्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रिक्त समुच्चय जो होता है वो हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये बात हमें जाननी होगी कि जो रिक्त समुच्चय है वो हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसलिए रिक्त समुच्चय इसमें साथ चलेगा। जब भी पावर सेट लिखने की बात आएगी तो पहला एलिमेंट आप रिक्त समुच्चय से ही शुरू करेंगे, और रिक्त के बाद जो उसमें एलिमेंट हैं उनको अलग अलग करके लिख दीजिए। कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीट का मतलब 2,2 नहीं हो जाए, 3,3 नहीं हो जाए, या 2,3 लिखा है आगे कहीं 3,2 नहीं लिख देना बस, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसे पावर सेट ऑफ ए लिख लिया करेंगे। अब अगर इसमें पावर सेट में समुच्चयों की संख्या पूछी जाए, पावर सेट में अवयवों की संख्या, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, और ये मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। देखिए अवयवों की संख्या गिन के देखिए, जब हमारे पास कितने एलिमेंट थे? 3, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट बनेंगे ये बताना चाह रहे हैं हम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट बनेंगे, और इस कंडीशन को लिखेंगे हम 2 की पावर n। 2 की पावर n, n का मतलब है यहां पर a में कितने अवयव हैं, 1, 2 और 3। 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 का मतलब हो गया 2 दूना 4 दूना 8 एलिमेंट। इस तरीके से ये 1 नंबर का डायरेक्ट सवाल बनेगा कि कोई भी हमारे पास सेट दे रखा होगा, बोले सेट ए ये है, इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बताइए। तो जब घात समुच्चय में अवयवों की संख्या पूछी जाएगी तो 2 की पावर 3 कर देंगे, 2 की पावर n कर देंगे, तुरंत हम निकाल लिया करेंगे। ये रही बात घात समुच्चय की। एक लास्ट टॉपिक है इसका, वो ले लेते हैं हम, सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है, यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्सल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो दिए हुए सेट होंगे उन सब का एक सुपर सेट कोई हो, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, यानी सबका बाप। आते हैं, जैसे a बराबर दे रखा है 1, 2, 3, 4, b बराबर दे रखा है 4, 5, 6, 7, c बराबर दे रखा है 10, 15, 20, और
इन सब का एक सुपर सेट अगर U बराबर दे रखा है कि U बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये क्या है? नेचुरल नंबर सेट। इसे हम U की जगह n लिख सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो अब यहां देखें कि हमारा A जो है उसके सारे एलिमेंट n में हैं, बोले हैं। B के सारे एलिमेंट n में हैं। C के सारे एलिमेंट n में हैं, बोले हैं। तो जब सबके एलिमेंट किसी एक एलिमेंट में होते हैं तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है ना? ये सबके जो एलिमेंट है वो इसमें होंगे। ये छोटा भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता था, इसमें ये लिखा हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 20 तक लिखा हो, तब भी ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि फिर भी सब एलिमेंट, सब जो सेट हैं उनके एलिमेंट इसमें होंगे। ये सबका सुपर सेट होना चाहिए बस। अब कम से कम सुपर सेट हो सकता है, उससे ज़्यादा एलिमेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतने एलिमेंट होने चाहिए जितने के उन सब में हैं। इस तरीके से ये परिभाषा होती है यूनिवर्सल सेट की। तो आज हमने ये जाना कि समुच्चय क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह। वेल डिफाइंड में हमने दो चीजें बताई, एक तो ये बताया हमने कि क्वांटिटी बेस्ड जो कलेक्शन होगा, एक होगा क्वालिटी बेस्ड कलेक्शन। तो जितने क्वालिटी बेस्ड कलेक्शन होंगे, गुण पर आधारित होंगे, अच्छा, खट्टा, मीठा, तीखा, बुरा, होशियार, कमजोर, गरीब, अमीर, ये सब चीजें जब आएंगी तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होंगे, ये क्वालिटी बेस्ड हैं, तो ये कोई भी सेट नहीं बनाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी चीज होगी वो होगी क्वांटिटी बेस्ड, जिसमें हमारे जो एलिमेंट होंगे वो क्वांटिटी पर आधारित होंगे। जैसे क्लास में बैठे हुए बच्चों का समुच्चय, तो क्या है कि क्लास में कुछ गिनती के बच्चे बैठे, वो निश्चित हैं, जितने लोगों को पूछेंगे वो अलग अलग चीजें नहीं बताएंगे, पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। तो जो क्वांटिटी बेस्ड होंगे उन्हें हम कहते हैं सेट। उसके बाद हमने जाना समुच्चयों का प्रदर्शन कैसे करते हैं, कि अल्फाबेट में कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं समुच्चय को, और जो एलिमेंट होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और उसके बाद उसके निर्माण की दो विधियां हैं, एक समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है रोस्टर या तालिका विधि। रोस्टर या तालिका में सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, और जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसमें हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसका गुण लिख देते हैं उस समुच्चय का। और इसी तरीके से हमने जाना कि समुच्चय के प्रकार, जिसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, जहां एलिमेंट की जो संख्या है वो 0 हो, और इसे हम फाई से निर्देशित करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि हर सेट के अगर उप समुच्चय बनाए तो एक निश्चित उप समुच्चय होता है, वो क्या होता है, फाई होता है। ये हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा घात समुच्चय जब आया तो समुच्चयों का समुच्चय जो होता है, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का जो समुच्चय वो घात समुच्चय होता है। इसी तरीके से आप अपनी प्रश्नावली के क्लास 11th की मैं बात करूं तो प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के सारे सवाल आप कर लेंगे। उसके आगे का जो वीडियो है वो हम आगे जल्दी ही अपलोड करेंगे, और उसमें हम अन्य चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो सके। आज हमने जो प्रयास किया है साथियों, वो प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे, जिससे इसमें जो वांछित सुधार हैं वो करते हुए हम आप तक बेटर चीज़ें पहुंचा सकें, जिससे आपको और ज़्यादा फायदा मिल सके। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।